किसी ने सच ही कहा है कि अपने पंखों को खोलो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हाय गाइज, वेलकम, स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है इस लेसन में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य में गद्य इतिहास की। तो गद्य इतिहास एक्चुअल में तो शुरुआत होती है, वास्तविक शुरुआत उसकी भारतेंदु युग से मानी जाती है, लेकिन भारतेंदु युग से पहले भी गद्य साहित्य लिखा गया था, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेसन में की है। और वहां मैंने आपको बताया था कि जो प्रारंभिक गद्य साहित्य है भारतेंदु युग से पहले का, उसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक राजस्थानी भाषा का गद्य, दूसरा मैथिली भाषा का गद्य, तीसरा ब्रिज भाषा का गद्य और चौथा खड़ी बोली हिंदी का गद्य, जिनमें से राजस्थानी भाषा का गद्य है जो हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने जो प्रारंभिक परिचय है राजस्थानी भाषा का गद्य है वो नहीं देखा है, तो उन वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, जिससे आपकी जो थीम है वो क्रमशः क्लियर होती हुई चलेगी। ठीक है ना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो अच्छा लगेगा इसलिए पहले ही लाइक, कमेंट और शेयर ये तो आ ही जाने चाहिए। ओके। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, तो फ्री टेस्ट सीरीज, जी हाँ, फ्री टेस्ट सीरीज जो उपलब्ध है अपने वरदान डिजिटल क्लासेज ऐप पे। वरदान डिजिटल क्लासेज का जो ऐप है जो प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में सभी जो साथी हैं उनके काफ़ी के फोन आए, सर लॉकडाउन लग गया है, पेड कोर्स की फीस में कुछ छूट दी जाए। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो पेड कोर्स हैं वो लॉकडाउन की वजह से पूरे मतलब बहुत सस्ते कर दिए गए हैं। एक नॉर्मल वाजिब रेट जिसमें कंप्लीट वीडियो, टेस्ट पेपर हैं, ई नोट्स हैं, ये सारी अत्याधुनिक फीचर्स हैं वो सारे उपलब्ध हैं। इसके बाद में कहीं आपको कोई दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और न ही कोई दूसरी कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब मिलेगा केवल वरदान डिजिटल क्लासेज ऐप पर। ठीक है ना। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, हमारे सोशल मीडिया लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आज के अपने लेसन की। और आज का अपना लेसन कौन सा? राजस्थानी के बाद में बात आती है मैथिली की। तो मैथिली भाषा का गद्य है। ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम सबसे पहले, मैथिली भाषा का गद्य, मैथिली भाषा का गद्य। तो साथियों देखिए, ज्यादा अगर हम बात करें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेकर चल रहा हूं जिससे कि पूरी थीम आपके क्लियर हो जाए। मैथिली भाषा का जो गद्य है, प्रारंभिक गद्य की बात हो रही है, तो ये कोई ज्यादा विस्तृत नहीं है, सीमित है, लेकिन है जो महत्वपूर्ण है। वहां से हर परीक्षा में प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो इसमें देखो, शुरुआत में कुछ मैथिली की गद्य रचनाएं रही। ठीक है ना। तो एक एक रचना से आपका परिचय करवाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर। कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। ठीक है। तो इस रचना को देखिए, क्या क्या बातें हैं विशेष जो हमें ध्यान रखनी है वर्ण रत्नाकर से संबंधित। सबसे पहले प्रश्न तो यही रहेगा कि वर्ण रत्नाकर है, उसके लेखक कौन है? लेखक का प्रश्न आता है, आप जानते हैं। तो लेखक कौन है तो आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो ध्यान से सुनना। लेखक है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं जो इसके लेखक हैं। तो ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात पे आओ,
वर्ण रत्नाकर का जो रचना काल है वो रचना काल क्या है। दूसरा प्रश्न रचना काल से बनेगा। तो इसका रचना काल क्या है, तो ध्यान दें साहब, इसका रचना काल माना जाता है 1324 ईस्वी। 1324 ईस्वी इसका जो रचना काल है वो माना जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में तीसरे बिंदु की बात करते हैं। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान रखना, मैथिली जो है ये हिंदी का ही तो रूप है, हिंदी गद्दी पढ़ रहे हैं हम, तो ऐसे कह सकते हैं यह मैथिली हिंदी में रचित, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना। बहुत अच्छा प्रश्न, क्या यह मैथिली, प्रश्न ऐसे कैसे आएगा, यह मैथिली हिंदी में रचित, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। ओके, तो क्या समझे, मैथिली हिंदी में लिखी हुई गद्य की पहली रचना कौन सी है, तो वो है कौन सी, वर्ण रत्नाकर। क्लियर हुआ ना, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब ये किसका प्रकार कैसा है, किस प्रकार की रचना है ये, तो इसका जो ढांचा है वो कैसा है, जो विश्वकोश होते हैं ना, विश्वकोश, तो विश्वकोश के जैसा ढांचा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका ढांचा, इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है, विश्वकोशात्मक है। यस, तो देखिए साहब, ये इतनी सी बातें हमें ध्यान रखनी है, किससे, वर्ण रत्नाकर से। बताओ कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी वे में आप याद कर सकते हैं। पहली मैथिली की बात कर रहे हैं हम, गद्य की बात कर रहे हैं, तो वर्ण रत्नाकर। लेखक कौन है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। रचना काल क्या है, 1324 ईस्वी है। और इसकी खास बात क्या है, तो यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली रचना है। और इसका जो ढांचा है वो ढांचा कैसा है, विश्वकोशात्मक है। पहली रचना के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल। अब दूसरी रचना की ओर चलते हैं। देखो, तो देखो इसी श्रृंखला में जो दूसरी रचना है वो है साहब कीर्ति लता। कौन सी है, कीर्ति लता। ध्यान से समझो सब, कीर्ति लता है, इसके लेखक कौन है। सबसे पहले लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक हैं विद्यापति। कौन है, विद्यापति इसके लेखक हैं। किसके, कीर्ति लता, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना, विद्यापति जो हैं उनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल, ठीक है ना। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है, ध्यान रखना, विद्यापति को कहा जाता है, जो रचनाकार है, किसके लेखक है, कीर्ति लता के लेखक हैं। एक बात बताओ, यहां तक तो क्लियर है, कीर्ति लता। ओके, दूसरी बात पर आओ। दूसरी बात, ये कीर्ति लता है, इससे प्रश्न बनेगा इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना, जो विद्यापति थे इनके आश्रयदाता जिनका नाम था कीर्ति सिंह। क्या नाम था, कीर्ति सिंह, ठीक है ना। तो कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन इस रचना में किया गया है। तो मैं केवल इतना ही लिखूंगा। देखो यहां क्या समझ जाएंगे आप, कीर्ति सिंह की वीरता, कीर्ति सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन जो इसमें हुआ है, ठीक है। गद्य रचना की बात हो रही है भाई। चलिए
दूसरी बात क्लियर हुई कीर्ति लता से। कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में मैं बात करता हूं भाषा। देखो वैसे क्या है, ये मैथिल कोकिला है, मिथिला के हैं, लेकिन कीर्ति लता जो गद्य की रचना है हालांकि, और इसमें इन्होंने प्रयोग किया है किसका, अवहट, कौन सी, अवहट भाषा, ठीक है ना। तो अवहट भाषा, लेकिन मिथिला संबंध है तो मिथिला का प्रभाव भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम इसमें शामिल कर रहे हैं इसको। तो भाषा कौन सी, अवहट भाषा है। अवहट भाषा में देखो गौर करना, ध्यान देना, इन्होंने खुद लिखा है और ये कथन है जो बहुत ही फेमस है। क्या, देसिल वैना सबजन मिठा, सबजन मिठा ते तैसन जम पाओ अवहट्ठा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये कई बार पूछा जाता है, ये कथन संबंधित है किससे, विद्यापति का है और कीर्ति लता से संबंधित है। तो इन्होंने क्या कहा है, देसिल वैना सबजन मिठा ते तैसन जंपाओ अवहट्ठा। मतलब क्या है इसका, कि जो देसी भाषा होती है ना, देसी वाणी जो अपनी है, वो देसी वाणी सभी जनों को, सब लोगों को मीठी लगती है, मतलब प्रिय लगती है, ठीक है ना। कहने का मतलब अपनी खुद की जो देसी भाषा होती है वो सब लोगों को प्रिय लगती है। ते तैसन जंपाओ अट्टा, और इसी वजह से मैं किसमें, अवहट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये ऐसा कहा है विद्यापति ने खुद ने। तो ये कीर्ति लता से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन के आ जाता है। क्लियर। तो चलो एक बिंदु ये क्लियर हुआ। कीर्ति लता से ही एक बिंदु और क्लियर करते हैं। तो देखो कुल मिला के हम बात करें तो यह है वैसे तो गद्य पद, देखो इसमें गद्य रूप भी है और पद रूप भी है वैसे, है ना। तो इसको कहते हैं क्या, कि ये गद्य पद मिश्रित ऐतिहासिक काव्य है। गद्य पद मिश्रित ऐतिहासिक काव्य है, ठीक है ना। तो गद्य पद मिश्रित ऐतिहासिक काव्य है, लेकिन ध्यान रखना गद्य की भाषा, किसकी, गद्य, गद्य और पद दोनों है, लेकिन गद्य की भाषा है ना, जो कह सकते हैं हम कैसे, अधिक आधुनिक, व्यावहारिक, ठीक है। गद्य की भाषा है जो अधिक आधुनिक भी है, व्यावहारिक भी है और विकसित भी है, एवं विकसित है। यस, ठीक है। तो अब आप सोचो कि हम गद्य साहित्य पढ़ रहे हैं, इसी वजह से यहां शामिल किया इसको कि गद्य की भाषा, समझ रहे हो, गद्य पद मिश्रित ऐतिहासिक काव्य है हालांकि, लेकिन यहां गद्य की जो भाषा है वो अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और विकसित है। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे इसमें। नेक्स्ट, कीर्ति लता से एक, इसकी रचना है जो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। तो ऐसे कह सकते हैं कि इसकी रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। जैसे भृंगा और भृंगी एक तरह से भौरा कह सकते हैं, तो भौरा जो है उसके संवाद हो रहा है, ठीक है। इसकी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। यस, और इसी वजह से देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं उन्होंने तो इस रचना को ही भृंग भृंगी संवाद कह दिया कि ये जो रचना है कुछ नहीं है, ये रचना भृंग भृंगी संवाद है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी रचना को, कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद कहकर पुकारा है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो दूसरी रचना ये हुई साहब हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार रिपीट करो जरा इसे। कीर्तिलता, जिसके लेखक कौन है? विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसमें कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। इसकी भाषा हालांकि कौन सी? अवहट है, लेकिन मैथिली का प्रभाव है। देसिल वैना सब्जन मिठा तेतैसन जंपाओ अवट्टा, ये इसका प्रसिद्ध कथन है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि ये रचना गद्य पद मिश्रित ऐतिहासिक काव्य है, लेकिन फिर भी इसमें गद्य की भाषा अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और विकसित है। और इसकी रचना है जो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो इस रचना को ही भृंग भृंगी संवाद कहकर पुकारा है। ओके, तो ये कहानी थी किसकी? कीर्तिलता की। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं तीसरी रचना की ओर। तो देखो, तीसरी जो रचना की हम बात करें तो वो भी इसी संदर्भ में आगे आती है। कौन सी? कीर्ति पताका। वो कीर्तिलता और ये कीर्ति पताका। ओके, कीर्ति पताका नाम आपने सबने सुनी रखा होगा, कोई टेंशन नहीं है। आराम आराम से एक एक तथ्य को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। बड़े इजी वे में सारी जो स्टेप हैं वो अपनी क्लियर होती जाती हैं, और जब स्टेप क्लियर हो जाती हैं तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है ना? तो चलिए स्टेप आप स्टेप से चलते चलो, धीरे धीरे, टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कीर्ति पताका, कीर्ति पताका के लेखक कौन है? प्रश्न यही आएगा। तो देखो, चाहे कीर्तिलता हो चाहे कीर्ति पताका हो, दोनों के ही लेखक कौन है? विद्यापति हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है ना? तो विद्यापति हैं जो कीर्ति पताका के भी लेखक हैं। लेकिन यहां से जो विशेष प्रश्न है वो क्या है, ध्यान रखें। क्या? गौर करना। जो कीर्तिलता थी उसमें तो कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन था, तो फिर कीर्ति पताका में किसका वर्णन है? ये बहुत बार प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो कभी आप ये समझो कि इसमें भी नाम तो कीर्ति ही लिख रहा है, तो फिर ऐसा नहीं है। कीर्ति जो विख्यात होता, फेमस जिसको अपन बोलते हैं, वो भी कीर्ति होती है। ठीक है, तो यहां कीर्ति का मतलब ये नहीं है। तो गौर करना, यहां पर महाराज शिव सिंह, ये भी आश्रयदाता ही थे उनके, महाराज शिव सिंह, महाराज शिव सिंह की वीरता, महाराज शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन इसमें हुआ है। ठीक है, किसका हुआ है? महाराज शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है जो कीर्ति पताका में किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल इजी। ओके, लेकिन साहब बड़ी बात क्या है कि यह जो रचना है, यह रचना ये खंडित रूप में, किस रूप में? खंडित एवं अशुद्ध, खंडित एवं अशुद्ध रूप में मिलती है। यस, तो इस वजह से किस रूप में? खंडित एवं अशुद्ध रूप में मिलती है ये रचना। तो ये इसकी जो कहानी है, मामला है, जो थोड़ा सा खराब करती है। कुल मिला के बात ये है ना? तो बस ये चीज ध्यान रखेंगे, कीर्ति पताका जिसके लेखक विद्यापति हैं, लेकिन ये पॉइंट है, ये याद रखने लायक है, किसका वर्णन हुआ है? महाराज शिव सिंह की वीरता का वर्णन इसमें हुआ है। ये रचना है जो खंडित और अशुद्ध रूप में मिलती है। दैट्स क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो ये तीन रचनाएं हैं, विशेष तौर पे आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक चीज ध्यान देना, मैं यहां नोट डाल रहा हूं, नोट नंबर 1 देखो, एक रचना है पदावली। कौन सी है? पदावली। ठीक है, ये पदावली है, इसके लेखक भी कौन है? विद्यापति हैं, विद्यापति। ठीक है, विद्यापति की ही रचना है पदावली। और ये जो पदावली है इसकी भाषा कौन सी है? मैथिली है। कौन सी है? मैथिली भाषा। तो मैथिली भाषा है किसकी? पदावली रचना की। गौर करना,
लेकिन ये पद प्लस अवली जान रहे हो, ये पद रूप में है ना। तो अपन तो गद्य पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो इस बात को। तो इसलिए पदावली तो ये एक श्रृंगारिक रचना है एक तरह से। वैसे तो पदावली भी विद्यापति की रचना है, मैथिली भाषा की रचना है पदावली, लेकिन ये पद में है। तो इसलिए कोई अपने को गद्य पढ़ रहे हैं अपन, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो क्लियर हुआ ना ये पॉइंट। पदावली किसकी, जिसको हम कहते हैं विद्यापति की पदावली, श्रृंगारिक रचना है, कोई टेंशन नहीं है। जिसकी भाषा कौन सी, मैथिली भाषा ही है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो जाएगा। चलो, तो बस ये प्रारंभिक में इतना सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज ध्यान दे, क्या यहाँ ज्योतिरीश्वर ठाकुर का नाम आ चुका है, दूसरा विद्यापति का नाम आ चुका है, जिन्होंने मैथिली गद्य में रचनाएं लिखी। इनके अलावा नोट नंबर 2, जहां ध्यान देना, कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं। एक नाम याद रखना, आचार्य शंकरदेव। कौन है, आचार्य शंकरदेव। क्लियर। आचार्य शंकरदेव के अलावा एक नाम है माधवदेव। माधवदेव, देवी देव आ रहे हैं, ठीक है ना। माधवदेव के बाद में गोपाल देव। कौन है, गोपाल देव। ओके, गोपाल देव के बाद में रामचरण ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर पढ़ ही चुके हो, रामचरण ठाकुर। ओके, सब ये ध्यान रखना, इन्होंने भी मैथिली गद्य में रचनाएं लिखी हैं। मैथिली गद्य रचनाकार, ऐसे कह सकता हूं, है ना। मैथिली गद्य के रचनाकार रहे हैं ये भी। कौन कौन, आचार्य शंकरदेव, माधवदेव, गोपालदेव, रामचरण ठाकुर। लेकिन रचनाएं विशिष्ट स्थान प्राप्त नहीं कर चुकी, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क्या बनेगा वो समझ लो आप। प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा रचनाकार मैथिली गद्य से संबंधित नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा। तो अगर आपको पता है कि मैथिली गद्य में रचना इन्होंने लिखी है, तो आप उसका उत्तर कर सकते हो, वरना फिर नहीं करोगे। तो अब आपको पता लगा, मैथिली गद्य में ज्योतिरीश्वर ठाकुर का नाम जो वर्ण रत्नाकर का आया, उसके बाद विद्यापति का नाम आया, फिर आचार्य शंकरदेव का नाम आता है, माधव देव का नाम आता है, गोपाल देव का नाम आता है और रामचरण ठाकुर का नाम आता है, ठीक है। तो ये रचनाकार रहे हैं किससे, मैथिली गद्य से संबंधित। दैट्स क्लियर। तो इसी के साथ हमारा मैथिली भाषा का जो गद्य है वो संक्षिप्त रूप में समाप्त होता है। बहुत अच्छे अच्छे तथ्य जिनकी जानकारी आपको मैंने देने का प्रयास किया है। निसंदेह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। और फ्री टेस्ट सीरीज के लिए वरदान डिजिटल क्लासेज का जो ऐप है वो डिस्क्रिप्शन से लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ में। थैंक यू।